हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैकिट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले स्टूडेंट्स असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज हम सभी को पता है कि ये सीबीएसई के बिल्कुल फेवरेट हो गए हैं आजकल। तो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन जब आप दोगे आने वाले साल में तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, राइट। तो इसको चालू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैकिट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस टू किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। वहाँ पे जो आपको बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको देखने को आराम से मिल जाएंगी वहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। और कन्फ्यूजन होता है आपको कुछ भी तो हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को जाके आप देख सकते हो, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से आके आप देख सकते हो। फाइन, अब इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डू चालू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या यूनिट्स बोल सकते हो जो हमने ये वाले पोर्शन में कवर किए हैं। इसी से रिलेटेड हम देखने वाले हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट्स गिवन है हमें, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो, असर्शन और रीजन में क्या रहता है कि आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रीजन गिवन रहता है और एक सिचुएशन गिवन रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असर्शन। तो अगर उससे रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हमें फिगर आउट करनी रहती है। लेकिन जब मेरे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, उसमें क्या रहता है, आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे, 4 ऑप्शंस गिवन रहेंगे। कौन कौन से 4 ऑप्शंस रहते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एक सही है, एक गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि सेकंड सही है, पहला वाला गलत है। सी ऑप्शन क्या कहता है कि दोनों ही मेरे ट्रू हैं, और डी ऑप्शन कहता है कि दोनों ही मेरा गलत है। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं। तो इसमें से कॉज एंड इफेक्ट, आपको इफेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं देखने की जरूरत है, बस आपको इतना देखना होता है कि स्टेटमेंट 1 मेरा कितना सही है और स्टेटमेंट 2 मेरा कितना सही है। सिर्फ आपको इतना ही फिगर आउट करना रहता है, बाकी और कोई चीज़ फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले, सो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू फॉल्स। जल्दी बताओ, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू फॉल्स। एवरीवन, पहला वाला पोर्शन तो अगर चलो इसमें फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें कैसा कंफ्यूजन हो रहा है ये बताइए मुझे जल्दी से। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी आंसर करेंगे कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी, यू हैव टू चूज वन। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थिंक जल्दी। सी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब व्हाई ये हमें समझना है, बिकॉज ये चीज मुझे आपको क्लैरिफाई करना है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, पहला वाला सिचुएशन अगर हम बात करते हैं दैट एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। बिकॉज एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, कोई मुझे जल्दी बताएगा। यस, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटपुट्स यू हैव प्रोड्यूस एंड सोल्ड, राइट। अब जब मैं बात करती हूँ एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना होता है मेरे पास, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी कर देती हूँ तो क्या मैं गलत लिख रही हूँ, बिकॉज मैंने टीआर ही तो लिखा है, तो लिख देते हैं टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। अब थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, क्यू से क्यू कट गया, कितना बचा पी। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, इट इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। सो दैट इज वाई पहला वाला जो पोर्शन है मेरा बिल्कुल सही हो गया, मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे सभी, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू मेरा कांस्टेंट आ रहा है एंड एवरेज रेवेन्यू फॉल्स। तो अगर टोटल रेवेन्यू मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि कितना भी मेरा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा जो रेवेन्यू है 10-10 ऐसी आ रहा है, तो एवरेज रेवेन्यू इवेंचुअली विद आउटपुट तो फॉल करेगा ही ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अच्छा पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर इधर मैं आपको लिख के बता दूंगी कि इसका क्या मतलब है ना। आप इसका वाला पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इज दिस डन, राइट, ओके। हाँ, अब मैं जैसे समझा रही थी, स्टेटमेंट को पढ़ो, क्योंकि ये वाले स्टेटमेंट में कई बार आप देखोगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाला सही है, कि आपका स्टेटमेंट 2 गलत है, और कुछ बोलेंगे कि दोनों सही है। तो हम किस पर्सपेक्टिव से सोच के हम बोल रहे हैं कि ये वाला सही है, इसको जानना है। हम ये बात करें टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट रखा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं हम,
याद रखना, हम क्या बोल रहे हैं, टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। तो ऐसा मान के चल लो कि टोटल रेवेन्यू क्या है मेरा 10 10 10 है, और आउटपुट्स मेरे 1 2 3 एंड 4, ऐसा मान के चलो। ऐसा हम बस मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि हमने 10 10 10 10 की यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब निकालो यहाँ पे आप एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय और क्यू। तो 10 से डिवाइड करूँगी तो 10 आएगा, 10 से 2 को डिवाइड करूँगी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू गिर रही है ना, तो वही तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि अगर टोटल रेवेन्यू मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखा है मैंने टोटल रेवेन्यू 10 10 10 10 10, एवरेज रेवेन्यू फॉल्स, तो बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू तो मेरा गिर रहा है, ठीक है। अभी कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एवरेज रेवेन्यू मेरा बार बार क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फॉल कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हुआ ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इफ टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू फॉल्स, राइट। अब देखो, अगर यही चीज लोग चेंज इन रेवेन्यू लेते कि 10 20 30 40 और आउटपुट ऐसे बढ़ता रहता, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाता, ठीक है। 10 में से 1 को डिवाइड किया तो 10 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया, 30 को 3 से डिवाइड किया तो 10 आएगा। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जब मैं बोल रही हूँ कि जब मेरा चेंज इन टीआर, आप देखो ना 10-10 से बढ़ रहा है ना मेरा टोटल रेवेन्यू, तब आप देख रहे हो कि मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है कांस्टेंट हो गया है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसलिए कभी भी ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं होगा, इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्लियर, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। होपफुली आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। क्या मैं लिख दूं क्या इसको, रुक जाओ, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के लिए लिख देती हूँ। 1 के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू, देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, कट कट, सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू पी। क्लियर। सेम चीज सेकंड वाले के लिए कि अगर मैं आउटपुट लिख रही 1 2 3, टोटल रेवेन्यू मैंने कांस्टेंट रखा है, तो एवरेज रेवेन्यू के साथ क्या हो रहा है, 10 में से 1 गया 10 हुआ, 10 में से 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 5, 10 को 3 से 3.3। तो क्लियरली मुझे क्या समझ आ रहा है कि मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी। अभी समझ आ गया ना कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। चलो स्टेटमेंट 1 देखेंगे। सो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स 0, जब मार्जिनल रेवेन्यू मेरा 0 हो जाता है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एवरेज रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ओके, नाउ एट द मिड पॉइंट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हमने याद हो तो हमारा एमआर का कर्व कुछ ऐसे बनता है और एआर का कर्व कुछ ऐसा बनता है ना। तो क्या जब एमआर बल्कि 0 होके नेगेटिव भी जाता है, ये मेरा एमआर का कर्व होता है, ये हमने बनाना सीखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत क्यों हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम 0, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो एआर अपने ऐसे मैक्सिमम पे कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो देयरफॉर ये वाला मेरा बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है, एट द मिड पॉइंट ऑफ एआर, तो बिल्कुल ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी 1 हो जाएगी ना, यूनिटरी हो जाएगी, बिकॉज हमें ज्योमेट्रिक मेथड में यही बताया गया कि ये 1 होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है। सो देयरफॉर ये क्या होता है, यूनिट, राइट। सो देयरफॉर ये बिल्कुल सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा गलत है, बिकॉज जो मेरा कर्व ही ऐसा बनता है। क्लियरली जब एमआर मेरा 0 है तो एआर मैक्सिमम नहीं होता, बल्कि जब एमआर 0 होता है तो टीपी मेरा मैक्सिमम होता है, ठीक है, सॉरी टीआर मेरा मैक्सिमम होता है। सो व्हेन एमआर इज 0, टीआर इज मैक्सिमम। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके,
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। वैसे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी जब मैं बात कर रही हूँ मेरे प्राइजेस चेंज हो रहे हैं, है ना, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में तो फर्म प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस बनाता नहीं है, जो प्राइस है उसी के अकॉर्डिंगली उसको फंक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनपरफेक्ट में क्या होता है कि प्राइस हम खुद कर सकते हैं, सो देयरफॉर प्राइस यहाँ पे चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय अ फर्म इंक्रीजेस व्हेन फर्म चार्जेस हायर प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट सोल्ड। अब क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय द फर्म इंक्रीजेस व्हेन द फर्म चार्जेस हायर प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ सोल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से, बहुत सिंपल सा है कि असर्शन ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल अगर हम बात करें इस तरीके से हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, अगर हमारा जो प्राइस है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन में है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इंक्रीजिंग रेट पे कभी बढ़ेगा जब प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ेगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। यही तो सप्लाई का फॉर्मूला है। सप्लाई कब होता है, सप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट कब मिलता है, जब मेरे पास प्राइस बढ़ रहा है। सो देयरफॉर जब प्राइस बढ़ेगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू तो बिल्कुल बढ़ेगा। सो दैट इज मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अब मेरा इसका रीजन सही है कि नहीं। सो एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय द फर्म इंक्रीजेस व्हेन द फर्म हायर प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स। अब देखो हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, टोटल रेवेन्यू होता है, इसी में से तो मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है। वो कैसे निकलता है, जब हम लोग TRN माइनस 1 करते हैं, है ना, तो हमें पता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू हमें कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू से पता चलता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन हमारा जो आउटपुट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा ना। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है ना, देयरफॉर ये दोनों बिल्कुल हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, दैट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, समझ आया सभी को, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीजन अगेन है। Producer equilibrium is the point of profit maximization. Equality of additional cost and revenue ensures stability in equilibrium. Now this is a very interesting question. ये क्वेश्चन आप सभी को आता है और सभी को नहीं भी आता है, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ा है, इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है। जल्दी बताओ क्या ये सही है कि गलत है। Everyone will quickly tell me the correct answer of this one. Think of an answer. Think of it students fast. We have been studying this in producers equilibrium. भाई इसका आंसर क्या होगा कि दोनों ही सही है। क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि इट इज अ पॉइंट एट विच वी कैन से कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। वहां पे क्या बोल रहे हैं, इक्विटी ऑफ एडिशनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एडिशनल कॉस्ट क्या होता है मेरे पास, मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल रेवेन्यू क्या होता है मेरा, मार्जिनल रेवेन्यू। इंश्योर स्टेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या होता है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू तो मुझे स्टॉप कर देना है। मेरा इक्विलिब्रियम क्या होता है, what is producer's equilibrium, when marginal revenue is equals to marginal cost, and after this stage we can say that marginal cost is greater than marginal revenue, then we can say that कि producer has attained equilibrium। यही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, यही दो कंडीशन है, तो यही तो दो कंडीशन लिखी हैं, बस स्टेटमेंट फॉर्म की जगह दे दिया है। पहले हमने इक्वेशन में पढ़ी है, पर पूछा सेम है। एडिशनल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट से है यहाँ पे, ठीक है, समझे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। असर्शन ए एंड रीजन हमें गिवन है, इसका सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, आगे बढ़ते हैं। असर्शन ए क्या गिवन है, अंडर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट when MR is greater than MC and falling, producer continues production। ये क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली कंपटीशन मतलब अगेन प्राइसेस में बात करूँ, फर्म क्या है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस मेरा कांस्टेंट चल रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में when MR is greater than MC, ठीक है, एंड फॉलिंग,
then MC and falling, producers continues the production. Okay, let's see. And second क्या बोल रहा है, when MC is falling, producer earns more for each additional unit as compared to the cost of each additional unit. करेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है. हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि पहले क्या होना चाहिए कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. और जब तक आपका ये वाला पोर्शन चल रहा है और आप ये वाले स्टेज पे नहीं आ जाते, आप अपना प्रोडक्शन बिल्कुल कंटिन्यू करो. तो पहला स्टेज क्या है कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से. फिर जब तक आप ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. जैसे ही ये वाला आपने पूरा कर लिया है फेज, इसके बाद अगर मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है तो आप समझ जाओ कि अब इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता है. ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे. तो पहला सिचुएशन बिल्कुल सही है कि आप स्टार्ट जरूर ऐसे करोगे कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. उसके बाद क्या होगा, एक फेज आएगा जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड देन इवेंचुअली क्या होगा, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. मतलब अब मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है मेरे कमाने से, तो मुझे क्या करना रहेगा, बंद करना रहेगा हर एक चीज़ को. क्लियर, समझ गए. एंड व्हेन एमसी इज फॉलिंग, सेम सिचुएशन जो अभी मैंने आपको बताया था वही चीज को यहाँ पे डिस्कस किया है. व्हेन एमसी इज फॉलिंग, प्रोड्यूसर अर्न्स मोर फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट. इसलिए तो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं अपना प्रोडक्शन. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन हमें क्या गिवन है, व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस लेसर प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स. मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस फास्टर देन एवरेज रेवेन्यू. वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि हमारा असर्शन बोल तो बिल्कुल सही है बिकॉज इसका जस्ट अपोजिट अभी हम पढ़ के आए. देखो मैं अभी बताती हूँ कहाँ पढ़ा हमने, मार्जिनल रेवेन्यू वाला ना. लेट्स सी, व्हेन मार्जिनल प्रोड्यूसिंग, नहीं अभी हमने पढ़ा है इसका ये वाला क्वेश्चन. लेट मी सी, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में था क्या, नहीं अभी पढ़ा तो था यार हमने वाला क्वेश्चन. लेट्स सी, यस ये वाला भी क्वेश्चन था एक, मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग था. यस हियर इज द क्वेश्चन. एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय फर्म इंक्रीजेस व्हेन फर्म चार्जेस हायर प्राइसेस ऑफ एडिशनल यूनिट. जब अगर हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो हमें एडिशनल यूनिट के प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है, तो अब लेस चार्ज करेंगे तो लेस भी मिलेगा ना. सो दैट इज इसी का अपोजिट ही गिवन है यहाँ पे, है ना, ये गिवन है. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. यस, इसलिए ये वाला हमारा बिल्कुल सही है. अब इसमें क्या बोला है कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा स्पीड में गिरता है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो जीरो के नेगेटिव भी हो जाता है और एवरेज रेवेन्यू मेरा पॉजिटिव रहता है बिकॉज टोटल रेवेन्यू मेरा कभी जीरो नहीं हो सकता. राइट, क्लियर, समझे, तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए दोनों ही मेरे बिल्कुल सही हो गए हैं. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. बट हाँ, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है. बिकॉज यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, है ना, और किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू में चेंजेस आते हैं. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज की बात कर रहे हैं, और एवरेज रेवेन्यू का यहाँ पे अलग से इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है. इसलिए दोनों सही हैं अपनी जगह, लेकिन रेवेन्यू मतलब जो रीजन है हमारा दैट इज नॉट रिलेटेड टू असर्शन. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने एकदम से भूल गई थी बिकॉज आई थॉट कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है. सो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, लेकिन जो रीजन है इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. करेक्ट दोनों है. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन. चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी. सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल एंड बाय. लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स मीन्स ग्रेटर वेरासिटी ऑफ सप्लाई. ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले थोड़ा कॉमन सेंस आप में है कि नहीं ये टेस्ट कर लेते हैं और जल्दी से मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर. देखो क्या बोल रहे हैं, सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल बाय. ओके, एंड क्या बोल रहे हैं, द लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स मीन्स ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो जैसे कि हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या रहता है कि कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं अपने सप्लाई को. तो ऑफकोर्स अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो ज़्यादा मेरे पास सप्लाई होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी वेरी करेगी. तो ये तो बिल्कुल सही है. वहीं पर जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो मेरा गलत है बिकॉज सप्लाई रिफर्स टू, पूरी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं गिवन है. सप्लाई होता है कि व्हेन अ सेलर इज रेडी टू सेल, willingness is there at a particular price, a particular commodity, उसको हम बोलते हैं कि वो सप्लाई होता है, ना कि सिर्फ सेल बाय. राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, ग्रेटर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व लीड्स टू हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सप्लाई। लेट्स सी, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 तो मेरा बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने जब लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा तो उसके अजम्पशन में ही ये था कि एक्सेप्शंस में जब हमने बात करी थी कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स है हमारे पास, उन्होंने इसमें यही लिखा था कि हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई कभी नहीं बताता, तो दैट इज वाई ये बिल्कुल सही है। वहीं पे क्या लिखा है, दैट ग्रेटर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व लीड्स टू हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये दोनों बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बिकॉज सप्लाई कर्व का जो स्लोप रहता है वो कर्वेचर बताने के लिए है, और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, therefore these two are not related to each other, right? Take a screenshot of this one. है ना, तो अगर हमारा सप्लाई कर्व ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो हमारा फर्क नहीं है ना, कि हमारा सप्लाई कर्व ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, इससे हमें फ़र्क नहीं है, हमें जानना है क्योंकि दोनों, एक तो स्लोप अलग है और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग है, वो परसेंटेज चेंज बताता है, यहाँ पे से वो बता रहा है कि आपको शेप क्या रहने वाला है हमारे कर्व का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे सभी। असर्शन की अगर हम बात करें, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज डायनेमिक इन नेचर एज इट कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ अ स्टॉक विच अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन टाइम। तो देखो भैया, ये वाली की अगर हम बात करें, रीजन में तो कोई गलती है नहीं, ये तो हमारी डेफिनेशन में ही हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्या सप्लाई डायनेमिक है? बिल्कुल डायनेमिक इन नेचर है, बिकॉज कितने सारे फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसके बेसिस पर हमारा सप्लाई भी चेंज होता है। सो देयरफॉर दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, बिकॉज सप्लाई कैसे चेंज होगा, सप्लाई कैसे चेंज होगा डिपेंड करता है कि कितना हम लोग उस टाइम पे सेल करने को रेडी हैं। सो दैट इज वाई दीज टू आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड बोथ आर करेक्ट टू। सो देयरफॉर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, सप्लाई वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, ये जो हमारा रेवेन्यू और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हैं ये थोड़े टिपिकल है, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वी हैव in the 10th question we have an assertion and we have a reason. So elasticity of supply is a quantitative measure of supply owing to the change in price, okay, and elasticity measures the responsiveness of a supply measured in proportion or percentage. तो ये वाले इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो बिल्कुल सही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, that elasticity of supply is a quantitative measure of supply owing to the change in price, बिल्कुल, because elasticity का मतलब ही ये है कि हम लोग प्राइस के बेसिस पे देख रहे हैं कि कितने सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, तो therefore both are correct and both are interrelated to each other, राइट? सो देयरफॉर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? सप्लाई वाले क्वेश्चंस हमारे इजी हैं बिकॉज ये पूरे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो मेरे रेवेन्यू वाले और जो मेरा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज़रूर टिपिकल थे, जिसको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट? तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का सेशन में, जहाँ पे हमने एक तरीके से 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, असर्शन, रीजन बेस्ड और साथ ही में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, ताकि दोनों तरीकों को टैकल करना पड़े। दोनों में रीजनिंग है, दोनों में आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी कि आपने किसी चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल सारी लर्निंग क्लियर है। और यही हमारे बोर्ड्स में भी आता है क्लास 12th में, तो रट्टाफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है, अभी से ही ऐसे पढ़ो कि 12th में आपको कभी दिक्कत ना हो, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी हमारे हिंदी मीडियम चैनल पे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड 3 स्पेशल कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट्स आपको किसी के कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, आप हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो एक बार जाके आपको ज़रूर देखना है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में स्कोर करें स्टूडेंट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय and thank you for watching this video.